अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्री सक्सेस की आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे खरीफ की एक अहम नकदावर फसल तिली को। ये जो तिली की फसल है ये तेलदार इजनास में शुमार होती है। तो तेलदार इजनास वो इजनास होती हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जिससे हम जो तेल है आयल है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आगे रोगनी आयल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उनकी जानवरों के लिए बनोला वगैरह भी यूज़ होता है। तो ये जो तेलदार मसनूआत होती हैं हमारी अक्सर मार्केट में दस्तियाब होती हैं। ये मोस्टली यही जो हमारी फसलें हैं तेलदार इजनास उनसे हासिल की जाती हैं, या फिर ये कुछ तेलदार जो बगात हैं हमारे जैसा कि जैतून वगैरह पाम आयल के उनसे हासिल की जाती हैं। तो जो तेलदार इजनास हैं हालिया दिनों में इनकी जो प्राइस है, जो इनका मुनाफा है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर जाता देखा गया है। तो जैसा कि पिछले दिनों में हमने देखा कि जो जिन हमारे किसानों ने रबी के सीज़न में जो उगाया है ना कैनोला वगैरह, सरसों या राय वगैरह, तो उन्होंने गंदम के मुकाबले में दूसरी जो ज़राई इजनास थी, जो नॉर्मली खाने वाली चीज़ें अक्सर उनमें शामिल थी जैसा कि गंदम, मकाई वगैरह, बाजरा, उनके मुकाबले ये जो तेल वाली चीज़ें थी, फसलें थी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिया। इस तरह से हाल ही दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान में जैतून का बहुत ज़्यादा शहरत है, और ये जैतून जो है इसकी 1 लीटर की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, और आप जानते हैं कि जैतून कितना महंगा तेल शुमार होता है। तो ये जो हमारी तिल की फसल की बात हो रही है, ये अगर हम देखें तो जिस तरह रबी में हमारे पास तेलदार इजनास जैसा कि सूरजमुखी, कैनोला वगैरह, सरसों राया है, तो ख़रीफ़ के सीज़न में भी अगर हम तेलदार इजनास पे फोकस करें तो रबी की तरह ख़रीफ़ के सीज़न में भी हम ऐसी फसलों की तरफ जा सकते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम और मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा। तो इन्हीं में से एक अहम फसल जो ख़रीफ़ की आज हम डिस्कस करेंगे, जो सिर्फ ख़रीफ़ में ही काश्त की जा सकती है, वो है तिल। तो ये जो तिल की फसल है जिसे हमने ख़रीफ़ में काश्त करके तेलदार इजनास की रोटेशन में रबी के साथ साथ खरीफ को भी शामिल कर सकते हैं, उनमें ये एक अहम तरीन फसल है। तो जो तिल है ये ज़्यादा ख़र्चा नहीं मांगती, इसके इनपुट की कीमत बहुत ज़्यादा कम है, कोई से ज़्यादा खादें नहीं डालनी होती, नॉर्मल हर खाद की 1 डोज़ आधी डोज़ दे दी जाती है, जिसके बारे में हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये जो तिल है इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसकी जो तेल की जो स्ट्रक्चर है, यानी जो तेल जो मिलता जुलता है, ये बिल्कुल जैतून की तरह के, इसकी खसूसियात वही हैं जो जैतून के तेल में हैं। तो जिस तरह से आजकल पाकिस्तान जैतून के तेल में एक ब्रांड के तौर पर नमूदार हो रहा है, तो अगर साथ में ये जो तिल है ये सिर्फ 6 महीने की फसल है, और अगर ये काश्त करके भी किसान जैतून के लेवल के ज़मींदार की तरह अपना एक बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जिस तरह से जैतून के तेल की प्रोसेसिंग हो के आगे उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ऑलरेडी भी तिल एक्सपोर्ट हो रहे हैं और मज़ीद इसकी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी। जिस तरह पाकिस्तान के जैतून में जितना ज़्यादा नाम पैदा होगा, तो साथ जैतून जैसे ही तेल की खसूसियात रखने वाले तिल के लिए भी बहुत ज़्यादा मौके होंगे। तो बहुत से किसान जो जैतून नहीं लगा सकते या उनके इलाके में लग नहीं सकता, वो तिल की फसल को लगा के भी एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के कुछ चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले बात है कि इसकी वैराइटीज़ की। तो जो तिल की वैराइटीज़ हैं बेसिकली ये 2 किस्म की होती हैं। एक होती है तिल्ली जिसे कहा जाता है, जो असल में यक शाखा वैरायटी है, यानी जिस तरह सूरजमुखी एक तना होता है लंबा सा एक ही सीधा, और उसी पे ही फलियां लग जाती हैं, इस पर कोई इधर उधर शाखें वगैरह नहीं निकलती। इस यक शाखा वैरायटी को जिस पे सिर्फ एक ही तना होता है, इसे कहा जाता है देसी ज़बान में तिल्ली। और जो वैरायटी के तौर पे इसका नाम है इस वैरायटी का, वो है TH6। तो TH6 जो है यही एक ही पाकिस्तान की वहद यक शाखा तिल्ली वैरायटी है। इसके अलावा कोई और वैरायटी नहीं है जो कि एक शाख पे मुश्तमिल हो, बाकी जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो शाखदार हैं। तो जब हम शाखदार वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं तो उनमें सबसे पहले नाम आएगा TH5 का, जो सबसे ज़्यादा पुरानी वैरायटी शाखदार इस्तेमाल की जा रही है। इसमें जो हो एक सीधा तना नमूदार होता है, उसके बाद उसमें से मज़ीद शाखें निकलती हैं और इसका फैलाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस TH5 तो एक पुरानी वैरायटी है, लेकिन शाखदार इकसाम में ही कुछ और नई वैरायटियों का हालिया दिनों में इजाफा हुआ है। उनमें एक वैरायटी है नायाब 16। तो इस तरह से नायाब पर्ल भी एक नई वैरायटी आई है। ये जो नई वैरायटीज़ 2 आई हैं, इनमें बीमारियों का अटैक काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि ये नई वैरायटीज़ और नई वैरायटीज़ में हमेशा याद रखिएगा कि पुरानी वैरायटीज़ के मुकाबले में ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो अभी हमने जब इसकी तारुफ भी सुन लिया तिल का, और इसके बाद हमने इसकी इकसाम का जायज़ा भी अच्छे से ले लिया, तो अब बात आती है कि इसको लगाने का वक्त क्या है, यानी कि वक्त काश्त। जो तिली के लिए सबसे मुनासिब वक्त काश्त है ना, वो है 1 जून तक 30 जून तक। इसके अलावा अगर आप बरानी इलाके के किसान हैं तो फिर आप जुलाई के पहले 15 दिनों में, यानी पहले पनवारे में भी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास इलाकों के किसान इससे 15 अप्रैल 30 अप्रैल तक भी कामयाबी से अगीते स्टेज में भी इसे काश्त कामयाबी से कर रहे हैं। लेकिन ये हर किसी को नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि तिल की जो अगीती काश्त है वो हमेशा कीड़े मकोड़ों या ज़्यादा बीमारियों की वजह से नुकसानदेह रहती है, और अगर हम बहुत ज़्यादा पछीती काश्त कर दें
तो उसकी पैदावार भी कम आती है और साथ ही उसकी वजह से हमारी रबी की फसल भी मुतासर होती है। बहरहाल आप सोचेंगे कुछ किसान जो हैं कुछ ख़ास इलाकों के वो क्यों पहले तिली की गीती कामयाब काश्त कैसे कर लेते हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो काश्तकार थल या जनूबी पंजाब के कुछ ख़ास इलाकों के हैं जहाँ पे जो रात का टेम्परेचर ठंडा रहता है, दिन का गर्म रहता है। और इसके अलावा बारिशें जो हैं वो जून में बहुत ज़्यादा तिली को मुतासर नहीं करती, तो इस वजह से वहाँ पे तिली की अगीती काश्त भी की जाती है। लेकिन अगीती काश्त के लिए सिर्फ तिली वाली वैरायटी ही जो कि यक शाखा है वो ही मुंतखबी जाती है, जबकि जो शाखदार वैरायटीज़ हैं उनको कभी भी 15 अप्रैल जिन्हें अगीता काश्त नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ज़्यादातर जो किसान हैं वो इसको बरवक्ती काश्त करें, यानी 1 जून तक 30 जून के दरमियान। तो अब हमने बात कर ली इसकी वैराइटीज़ की बात, हमने इसके वक्त काश्त की बात कर ली, तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी ज़मीन मौजू है। जो तिली के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब ज़मीन है वो है ऐसी दरमियानी या भारी मेरा ज़मीन जिसमें जो पानी है वो ख़राब भी ना रहे ज़्यादा देर, और जो पानी जज़ब हो जाए तो उसके बाद जो वतर है वो जल्दी खुश्क भी ना हो। यानी कि ऐसी कलराठी ज़मीनें जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा रहे वो भी तिली के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। और इसी तरह ऐसी रेतली ज़मीनें जो पानी जज़ब तो काट लें लेकिन उसके वतर को बहुत ज़्यादा देर तक कायम ना रख सकें, वो भी तिली के लिए मुनासिब नहीं है। तो बच बचा की तिली के लिए सिर्फ ऐसी ज़मीन ही सबसे ज़्यादा पैदावार देती है जो पानी को खराबी ना होने दे और वतर को ज़ाया भी ना होने दे, जबकि रेतली ज़मीनें इसके लिए उतनी ज़्यादा मौजू नहीं है और ज़रा कम पैदावार हासिल होती है। अलबत्ता बहुत मेहनत की जाए तो फिर भी इसकी मैक्सिमम पैदावार रेतली में हासिल भी की जा सकती है, जबकि कराठी में इसकी काश्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पानी खराब हो जाता है या बारिशें ज़्यादा आ जाएँ तो फिर इसकी जो फसल है तिली की ये बहुत सेंसिटिव है पानी के हवाले से और ये मुरझाव का शिकार हो जाती है। तो ज़मीन के बाद अब हम बात करते हैं कि इसका जो सीड रेट है वो कितना होना चाहिए। तो इसका सीड रेट नॉर्मली 1 से 1.5 kg होता है, वो तब जब हम ड्रिल से काश्त कर रहे हो। ड्रिल से 1 kg भी कभी बहुत होता है। अलबत्ता अगर आपने छठा करना है तो फिर आप अपने सीड रेट को बढ़ा दें 1.5 या कभी 2 तक भी। तो बहरहाल इसको सीड रेट बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना बढ़ा देंगे फिर उसी हिसाब से हमें इसके पौधे उखाड़ने भी पड़ेंगे कि इसकी फसल क्या सीड रेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा खेत में इसकी ज़्यादा बीमारियों का खदशा होता है और ये इसकी थिनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो जो ड्रिल से अगर इसकी काश्त होगी तो फिर हम इसका फासला रखेंगे 1.5 फुट एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का। तो 1.5 फुट रखने के लिए हमें या तो फिर इसके लिए स्मॉल सी ड्रिल यूज़ करनी पड़ेगी या कोई अपनी नॉर्मल सी ड्रिल दूसरी यूज़ करें। तो फिर उसमें हमने जो ड्रिल के पोर्ट्स हैं यानी कि जो सुराख होंगे एक एक के फल के, उसको हमने इतना करना है तंग सा करना है कि उसमें से ये सीड रेट इकट्ठा ज़्यादा ना गिर जाए। और जितना तंग करने फिर भी हमें जो सीड रेट है उसको कम से कम 6 से 7 किलो रेत के साथ या जो खाद हम बजाई के टाइम इस्तेमाल करें उसके साथ मिक्स करके फिर ड्रिल में डालना होगा, ताकि जो सीड है वो मुनासिब वक्फे से गिरता रहे, ना कि इकट्ठा ही एक जगह से ज़्यादा सीड गिर जाए और हमारे खेत तक पूरा मुकम्मल सीड ना गिर सके, तो वो नुकसान हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि ये तो ड्रिल की बात होगी, तो कोशिश करनी चाहिए स्मॉल सीड ड्रिल से ही हम इसकी काश्त करें। या दूसरी करें तो फिर उसकी सुराख तंग कर दें। और अगर हमने काश्त करनी है छट्टे से तो फिर हमने 2 बातें याद रखनी है। एक तो इसको छट्टे की काश्त की तरह में 2 से 3 kg रेत के साथ मिक्स कर देंगे, और फिर जो छट्टा होगा वो एक तरफ नहीं देना, 2 तरफा देना है, पहले शुमाल से जनूब और फिर मशरक़ से मगरब, तो ताकि 2 साइड पे आने से वो खेत में अच्छी तरह से फैल जाए और इसकी जो जर्मिनेशन है वो मतवाज़न सी हो जाए। तो ये थी इसके काश्त करने का तरीका। और इससे बढ़ के भी एक और अहम बात यह है कि इसको काश्त हमेशा गीले वतर में करनी है। जब मैंने रोनिंग कर लेनी तो उसके बाद इससे पहले कि अभी जैसे ही ख़राब पानी जो ज़मीन में जज़ब होगा तो फिर हमने 1 सेकंड की देर भी नहीं करनी, और उसी जिस दिन इसका ख़राब पानी ज़मीन में जज़ब हो जाए तो उस दोपहर के बाद हमने शाम होते ही इसकी काश्त गीले वतर में कर देनी है। तो याद रखना है कि जितनी भी फसलें हैं उनमें से शायद तिली की फसल गीले वतर के हवाले से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसके इंतहाई गीले वतर में काश्त किया जाता है। और ज़रा सी भी अगर वतर में खुश्की आ जाए तो इसकी जर्मिनेशन जो है वो शदीद मुतासर होती है। तो जब हमने रोनी काट देनी है तो उसके हिसाब से हमारे अपने रकबे की बुनियाद पे कि अगर वो ज़रा पक्का रकबा है तो उसमें ज़रा देर से पानी जज़ब होगा, रेतला है जल्दी हो जाएगा। बहरहाल जब भी पानी जज़ब हो जाए उस दोपहर के बाद हमने शाम के टाइम तिली की काश्त कर देनी है। तो ये होगी इसकी काश्त करने के तरीके की बात। तो इस सारे वीडियोज़ में हमने ये अभी तक डिस्कस किया कि जो तिली है इसका हमने तारुफ देखा कि, और इसका हमने ये देखा कि ये जैतून से जो तेल है उससे तिली के तेल की कितनी ज़्यादा तिल के तेल की मुमासलत है, इस वजह से इसके मार्केट का जायज़ा लिया। इसके बाद हमने इसकी वैराइटीज़ पे कुछ बातें की। वैराइटीज़ पे बात करने के बाद हमने इसके जो सीड रेट है उसके बारे में बात की, इसके बारे में जो मौजूद ज़मीन है उसके बारे में बात की, और एंड पे हमने ये देखा कि इसका जो तरीक़े काश्त है वो क्या है। तो इससे ये थी आज की बातें। और इसके अलावा इसके बारे में कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि तिल में खादों का क्या इस्तेमाल है, कब कितनी करनी है, और इसके अलावा इसमें जड़ी बूटियों का तदारुक कैसे करना है, बीमारियों कीड़े वगैरह से कैसे निपट रहे हैं, और इसके अलावा इसकी जो बर्दाश्त है जो कि दीगर फसलों की तरह से सीधी सीधी नहीं है, इसमें ज़रा और तरह की कटाई और उसके बाद थ्रेशर की जाती है। तो उसके बारे में भी जायज़ा लेना, ये हम लेंगे अपनी जो हिस्सा 2 होगा इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें। शुक्रिया।